हेलो डियर फ्रेंड, आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अपने जो निमी की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने 3 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, वो जो आपके प्लेलिस्ट के अंदर है। और इसको भी हम क्या करते हैं भाई, कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ते हैं और निमी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। कि निमी से आपके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने निमी भी एक बार अपने को देख लेनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन है जो निमी पैटर्न के आधार पर आपको क्या है कि एग्जाम में मिल जाए और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो यहाँ से आपकी कोई वो दिक्कतें सोल्व हो जाएगी और ज़्यादातर क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम बात करते हैं निमी के अंदर। तो हमने 100 क्वेश्चन तक तो देख ही लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके 101 क्वेश्चन नंबर से। तो 101 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पन्न का कारण क्या है। तो फाइल वाली जो सरफेस होती है उसके ऊपर खरोंच चिप्स का उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तो अगर फाइलिंग क्या है कि पिनिंग ऑफ दोस्त, फाइल के अंदर आपके क्या है पिनिंग ऑफ दोस्त होता है। तो उसके ऊपर जो आपके क्या है खरोंच बनती है जॉब के ऊपर, यानी जॉब के ऊपर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, खरोंच बन जाती है, वो पिनिंग ऑफ दोस्त के कारण होता है। ठीक है भाई, फाइल के अंदर, रेती के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस चीजल के अंदर नाम पूछा है कि इस छेनी का नाम क्या है। तो इस छेनी का नाम है अपने वेब छेनी। ठीक है, वेब छेनी है। और चेन ड्रिल को ये क्या कर रही है, कटिंग कर रही है। ये ड्रिलिंग है, इसको चेन ड्रिलिंग कहते हैं। और जो बीच में मटेरियल बच जाता है इसको काटने के लिए इस छेनी का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, वेब छेनी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है। यानी हथौड़े के जो फेस वाला भाग होता है, जो उसके ऊपर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है, क्यों दी जाती है, इसका कारण क्या है, ये पूछा है इसमें। तो देखो, जैसे भाई मान लीजिए ये हथौड़ा है आपका, हैमर है, और हैमर का जो ये वाला फेस वाला भाग है थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है ऐसे, ताकि क्या है कि हैमर से अगर उत्तल नहीं बनाएंगे ना, जो ये हैमर का जो फेस वाला भाग होता है ये पूरा का पूरा, जैसे ही आप चोट मारोगे ना जॉब के ऊपर, तो ऐसा कैसे निशान, किनारों का निशान जॉब के ऊपर पड़ जाएगा। तो किनारों से, निशानों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा उत्तल रखते हैं फेस को। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रभावी चोट के लिए नहीं होता है भाई, किनारों की खुदाई से बचने के लिए। फिर आता है चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, या या फिर आपके काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपके किनारों को खुदाई खुदाई से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 104 नंबर में। तो इस हथौड़े का नाम क्या है, इस हथौड़े का नाम आपको बताना है। देखो, इस हथौड़े का नाम बहुत ही सिंपल है। और इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये हैमर है और इस हैमर का क्या है, ये हैंडल वाला भाग हो जाता है। अब हैंडल वाला भाग हो गया ना, इस हैंडल वाले भाग के अंदर देखो, हैंडल वाले भाग के आपकी जो पिन है ना, ये क्या है, क्रॉस में पिन है ऐसे। तो अगर क्रॉस में है तो इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। अगर पिन आपकी क्या होती है, इसके समांतर होती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये आपका कौन सा हैमर हो जाता है, ये हैमर हो जाता है आपका क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अगले तो अगले 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। छेनी का जो अक्ष होता है और जॉब के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल होता है, यानी झुकाव एंगल रखा जाता है, जो आपके लगभग 40 डिग्री का रखा जाता है झुकाव एंगल। ठीक है, छेनी का झुकाव एंगल कितना होता है, 40 डिग्री। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो धातु की वे प्रॉपर्टीज क्या है जो टूटने से पहले एक स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है इसमें। तो क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो टूटने से पहले कोई, जैसे भाई कोई भी धातु है, अब उस धातु को आपने क्या किया, इसको मरोड़, ये वाली कोई प्लेट थी, इसको आपने क्या किया, ऐसे मरोड़, इसको थोड़ा सा मोड़ा। तो मोड़ने से पहले कोई भी धातु मुड़ती नहीं है, मुड़ते थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे लोड लगा, इतने में क्या हो जाता है, धातु आपके टूट जाती है। तो वो विकृति इसमें नहीं आती है। तो किस में नहीं आती है, टेनासिटी में नहीं आती है, या आपकी हार्डनेस में नहीं आती है, या फिर आपके किस में नहीं आती है, भंगुरता में नहीं आती है, या टफनेस में नहीं आती है। तो भंगुरता होती है, उसके अंदर आपकी विकृति नहीं आती है, डायरेक्ट रूप से टूट ही जाता है ये तो। ठीक है, तो इसके बाद में आपके आ जाता है गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है लॉक नट। यानी ये क्या करता है, एक डेप्थ माइक्रोमीटर है और उसमें लॉक करने का काम कौन करता है, तो लॉक करने का काम करता है आपका ये जो इसमें स्क्रू लगा हुआ है ये वाला, जिस पे डायमंड नर्लिंग होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपके पूछा है, क्यों हैंड टेप लीड पर चेम्पर किया जाता है। जो आपका हैंड टेप होता है चूड़ी काटते समय, तो चूड़ी काटते समय जो टेप होता है, तो उसका जो आगे वाला भाग होता है वो थोड़ा सा टेपर होता है, इसी को बोलते हैं टेपर लीड। ये टेपर लीड पर चेम्पर क्यों किया जाता है, तो एनीलिंग के लिए, मशीनिंग के लिए, और
स्ट्रेंथिंग के लिए या ग्रिपिंग के लिए, किसके लिए? वैसे तो देखो इसमें जो आपके टेपर किया जाता है ना, ये किया जाता है ताकि होल के अंदर आपके कोई भी होल पहले से किया हो उसके अंदर थोड़ा सा इसका भाग अंदर चला जाता है, तो ये क्या है सेंटर के अंदर ही आपके क्या हो टेपिंग हो, इधर उधर नहीं हो, इसीलिए हैंड टेप को ये चेम्पर किया जाता है। लेकिन अगर ये इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आंसर ही आपके क्या है मिलते जुलते नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट मानना है एनीलिंग। ठीक है, एनीलिंग के लिए चेम्पर किया जाता है, बस इतना सा ध्यान रख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे इसमें कोई आपके इफेक्टिव जो कोई आंसर है ही नहीं ढंग के, क्योंकि इसमें ये सारे ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन अलग पूछ रहा है। इसके बाद में आता है इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? तो एक ड्रिल मशीन है, इसका नाम बताना है, ये वाली ड्रिल मशीन इसका नाम क्या है? तो इस ड्रिल मशीन का नाम हो जाता है आपका, देखो इसमें एक बड़ा सा पिलर है, यहाँ से लेकर फर्श से लेके और पिलर की लंबाई सबसे ज़्यादा ऊंची है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है पिलर टाइप ड्रिल मशीन होता है। और ये 25 mm तक आपके क्या कर सकती है होल बना सकती है। तो ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन यहाँ पर राइट हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में क्या है माइक्रोमीटर की एक क्या है ब्रिटिश माइक्रोमीटर, इसकी रीडिंग पूछा है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग में आपको देखना है कि यहाँ से 0 से कितने भागों को पार कर चुका है। 0 से 1 इंच की क्या है थिम्बल के ऊपर निशान बने होते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0.00, क्योंकि 1 इंच तो ये पूरी माप नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखो 0 से यहाँ पर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट रूप से 0.3 तो माप लिया। 0.3 के बाद में आपको क्या है कि इसमें देखा जाता है सब डिवीजन। तो सब डिवीजन क्या होता है, देखो सब डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें लाइन से आपके क्या है कि ये वाला देखो लाइन, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है 0 से स्टार्ट करना है और 3 वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, तो 0.3 तो आपकी डायरेक्ट रीडिंग आ गई है सर, 0.3 तो आपके डायरेक्ट आ गई। इसके बाद में 0.3 से आगे आपको क्या है कि एक लाइन छोटे वाली लाइन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? दे रही है। एक भाग का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, तो देखो 2 से 3 के बीच में, यानी आप 0.3 को, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 से 2 के बीच में 0.1 का गैप है। कितना गैप है? 0.1 का गैप है। तो 0.1 का गैप है, तो 0.1 में आप 4 भाग कर दो। 0.1 को 4 भागों में देखो बांट दिया, एक पॉइंट ये है ना, एक पॉइंट से 2 के बीच में कितने भाग है 1 2 3 4, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें एक भाग का मान हो जाएगा 0.025 हो जाएगा, 4 का टोटल हो जाएगा 0.1। तो इसमें आपको क्या है 0.03 तो आपके आ ही रहा है, ये भाई 0.03 माप लिया। अब कौन सा भाग दिखाई रहा है, कितनी लाइनें दिख रही है आपको? एक लाइन दिख रही है, और दूसरी लाइन भी इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ थिम्बल डिवीजन कितने 9 है, तो दूसरी दिखाई रहती है, इसमें कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। एक दिखता तो कितना आता 25 आता, अब दूसरी दिख रही है 0.50 ले लिया, इसमें थिम्बल के भाग कितने दिख रहे हैं 9 दिख रहे हैं। एक भाग का थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है लिस्ट काउंट के बराबर 0.001 इंच होता है, तो 9 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो इसमें आपके कितना आ जाएगा आंसर, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, इसमें यहाँ पर 0.009 कर लो। ठीक है, 0.009 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब 9 हो गया तो इसको आप इंटू साथ में जोड़ लो, साथ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल आपके हो जाएगा यहाँ पर आपके 3 5 9, तो इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है, सीधा सीधा बताना है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है? 5 मिनट होती है भाई। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो एक ये रीडिंग वाला और क्वेश्चन है, तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है आपको। तो इसमें आपको देखो क्या है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के अंदर सबसे पहले ये 0 कितने भागों को पार कर चुका है? तो 0 देखो यहाँ पर देखो दिखा रहा है 4 और यहाँ पर दिखा रहा है 5, इसके बीच में 10 लाइन है, एक लाइन का मान कितना है 1 mm, तो इसका मतलब ये क्या है 40 से ये 50 mm हो जाता है। mm की बात करते हैं, ये सेंटीमीटर में दिखा रहा है, mm की बात करते हैं तो mm के अंदर आपके कितना हो जाता है, तो mm के अंदर हो जाता है आपके 40 50 60 ऐसे देखना है। तो हमने देखो यहाँ पर आपके कितना ये 40 कर रखा है, ये 40 है, तो ये वाली लाइन कितने पे 35 पे, ये 0 कितने लाइनों को पार कर चुका है 35 mm को पार कर चुका है। तो इसमें सीधी सीधी रीडिंग कितनी आ गई 35, तो mm तो डायरेक्ट ये 0 पार कर लिया। अब इसके अंदर आपके क्या है कौन सी लाइन मिल रही है, तो लाइन मिल रही है 25वीं। एक भाग का मान कितना होता है, तो एक भाग का मान 0.02 होता है, 25 का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 0.50 लिखना है, और 0.50 को फिर इसके अंदर इंटू कर दो, तो ये आपका मान आ जाएगा 35.50, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 13 नंबर में क्या पूछा है कि क्यों सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। यानी सतह जो सरफेस जो प्लेट आती है ना, सरफेस प्लेट की बात कर रहा है इसमें, सरफेस प्लेट को कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसमें क्या है, सरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसमें भाई जो आपकी सरफेस प्लेट है वो हम बनाते क्यों हैं कास्ट आयरन की, इसमें रीजन पूछा आपको। तो देखो देखो टूटती तो है, ठीक है, सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की टूट जाती है, भंगुरता का गुण होता है। आपके कोरोजन यानी जंग भी इसके ऊपर लगता है। विकृति को रोकने के लिए, तो विकृति भी इसमें आप रोक सकते हो। वैसे तो इसमें क्या है, फैलाव वगैरह नहीं होता है, डिस्टार्शन वगैरह। थर्मल विस्तार को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार तो इसके अंदर होता है भाई। जैसे आपका क्या है, तापमान बढ़ेगा तो इसमें फैलाव जरूर होगा, लेकिन इसमें आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, विकृति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आपके इससे कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट है उसको बनाते हैं भाई जल्दी से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या आ जाता है 14 नंबर के अंदर, समायोजित समांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य काम क्या होता है। तो एडजस्टेबल जो पैरेलल ब्लॉक आते हैं ना, विभिन्न कोणों निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, या फिर आपके क्या है इसके अंदर क्या पूछा है, और विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो समायोजित जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं ना, वो ऊंचाई को निर्धारित करते हैं, किसी जॉब को ऊंचाई पर सेट करते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके डी ऑप्शन यानी समायोजित पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं, एडजस्टेबल वाले का, जो टेपर के अंदर आपको दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन में पूछा है 15 नंबर में, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के अंदर जो स्क्राइबर को है ना सही सेट करने के लिए, यूनिवर्सल की बात कर रहा है, तो सही सेट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज किया जाता है। और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फाइन डिग्री के साथ में स्पेंडल को मूवमेंट करवाया जाता है इसमें। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलो। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 mm होते हैं आपके 1 मीटर के अंदर। इसके बाद में आपके आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो इस वी ब्लॉक के अंदर देखो सीधा सा बात है, अगर कोई डायग्राम वी ब्लॉक का आ जाता है तो इसमें जो ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं लेवल। अगर एक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर लेवल इसके अंदर क्या है, एक ही लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की साइड में ही अगर वी गुरु कटा हुआ है तो इसको बोलते हैं लेवल। तो एक लेवल है तो इसको बोलेंगे सिंगल। अगर आपके नीचे की साइड में भी इसमें वी गुरु है तो उसको बोल देंगे डबल लेवल बोलेंगे। अब देखो गुरु की बात करते हैं, तो गुरु इसमें देखो ये वाले एक दो गुरु है ना, इनको सिंगल माना जाता है, जो सीध में होते हैं उनको सिंगल गुरु बोला जाता है। अगर यहाँ पर एक गुरु और है तो उसको क्या बोलेंगे, डबल गुरु बोलेंगे। तो इसमें आपके क्या है, सिंगल सिंगल है सारी चीजें, तो सिंगल सिंगल है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा वी ब्लॉक है, सिंगल लेवल सिंगल गुरु वी ब्लॉक है। तो इसमें आपको देखो सिंगल लेवल सिंगल वी गुरु वी ब्लॉक कौन सा आंसर आ रहा है भाई, तो इसमें राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। ओके, ऐसे ही आपके अलग अलग जो भी वी ब्लॉक का डायग्राम थे तो आप बता सकते हो आसानी से। फिर आता है आपका जो कॉम्बिनेशन सेट होता है, कॉम्बिनेशन सेट के आपके इसके अंदर जो भाग बता रखा है, ये वाला भाग बता रखा है, जो ये वाला भाग है ना कॉम्बिनेशन सेट में, इस वाले भाग को बोलते हैं स्क्वायर हेड, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, इसको बोलते हैं सेंटर हेड, और जो ये जो पूरी ब्लेड दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्केल। तो अब इसमें पूछा है कि जो स्क्वायर हेड है, स्क्वायर हेड के अंदर ऊपर कौन सा भाग लगा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा रहता है नोब स्क्राइबर। स्क्राइबर कौन सा होता है, नोब स्क्राइबर। और कौन से भाग में इन तीनों में से स्पिरिट लेवल लगा रहता है, तो वो स्पिरिट लेवल भी किस में लगा रहता है, आपका स्क्वायर हेड के अंदर लगा रहेगा, यह ध्यान रखना। स्क्वायर हेड के माध्यम से 90 डिग्री और ये वाला जो एंगल है उसके द्वारा 45 डिग्री का कोण चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए, यानी कोई गोल शाफ्ट है तो उसका केंद्र आपको पता नहीं है, तो उस केंद्र को पता करने के लिए आप क्या करते हो, यानी कोई गोल शाफ्ट है और इसका बीच का केंद्र आपको पता नहीं है, ये केंद्र पता करना है तो किसका यूज करेंगे, कौन से कैलिपर का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बता दो भाई जल्दी से। इसका आंसर देखो आप दो, इनसाइड जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो इसका दूसरा नाम जो होता है जेनी कैलिपर का वो होता है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, या इसको लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। और जेनी कैलिपर एक क्या है, मार्किंग टूल है, और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं, किनारे के साथ समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये दो ही उपयोग होते हैं इसके।
अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक एंगल बताना है, छेनी दिखा रखी है, ये वाला एंगल है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ये वाला एंगल है वो आपके चीजल के निचले फेस और जॉब की सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम होता है आपका किलरेस एंगल। कौन सा होता है? किलरेस एंगल। और किलरेस एंगल रखा जाता है साधारणतः 10 डिग्री, और बीच का एंगल रखा जाता है वो 60 डिग्री, और ऊपर का जो रेक एंगल होता है वो रखा जाता है 20 डिग्री के लगभग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, घुमावदार गुरु को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? जो घुमावदार गुरु होते हैं, यानी आपके राउंड शेप के अंदर, कर्वड सतह के अंदर जो गुरु होते हैं ना ऐसे, तो उनको घुमावदार गुरु को काटने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं? फ्लैट चिजल का, वेब का, क्रॉस कट का, या हाफ राउंड छेनी का? तो जो घुमावदार गुरु होते हैं उनको काटने के लिए हाफ राउंड छेनी का यूज करते हैं। बियरिंग के अंदर ऑयल गुरु बनाने के लिए हाफ राउंड छेनी का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, मार्किंग उद्देश्य के लिए हैमर का उपयोग, हैमर का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो मार्किंग कार्य के लिए जो हैमर का वजन रखा जाता है वो रखा जाता है 250 ग्राम। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 ग्राम का हैमर यूज करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर में क्या पूछा है कि विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? विकर्ण फाइल है, विकर्ण फाइल का मतलब है डायगोनल फाइल है, और डायगोनल फाइलिंग तो होती है, जैसे एक तो फाइलिंग होती है स्ट्रेट फाइलिंग होती है, सीधा सीधा फाइल को चलाते हैं, एक फाइल को 30 से चलाते हैं यानी 45 डिग्री में चलाते हैं, अक्ष के 45 डिग्री में, तो उसको बोलते हैं डायगोनल फाइलिंग। एक में हम फाइल के क्या है, वॉइस के जाके क्या है साइड में होकर होकर चलाते हैं, ऐसे फाइलिंग, इसको बोलते हैं ड्रॉ फाइलिंग, जो फिनिशिंग का काम करती है। तो डायगोनल फाइलिंग का पूछा है, विकर्ण फाइलिंग का, क्रॉस फाइलिंग का। तो इसमें आपकी सतह जो होती है वो आपकी कैसे बनती है? असमान फिनिश सतह, सतह पर खरोंच, सतह पर उतलता, सतह पर सही फिनिशिंग न होना। भाई सतह के ऊपर आपकी क्या है, इससे फिनिशिंग सही नहीं आती है, ज़्यादा मटेरियल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो सतह पर सही फिनिशिंग इसके द्वारा नहीं आती, किसके द्वारा आती है? तो वो आती है ड्रॉ फाइलिंग के माध्यम से आती है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का यूज किया जाता है? यानी कोई वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग से अतिरिक्त मटेरियल हटाना है, ज़्यादा कोई वेल्ड धातु चिपक जाती है उस पर, या कोई कास्टिंग किया हुआ जॉब है उससे अतिरिक्त मटेरियल हटाना है, तो हम किसका आपके छेनी का यूज करेंगे? तो हम छेनी का यूज करेंगे सीधा सीधा फ्लैट चीचल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 25 में आपको फाइल का डायग्राम दिखा रखा है और फाइल का डायग्राम का नाम बताना है। तो ये फाइल जो होती है, इस फाइल का नाम होता है आपके रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बेरेट फाइल या क्रॉसिंग फाइल। तो इसको बोलते हैं रोटरी फाइल। रोटरी यानी देखो ये रोटर के समान होती है, इसलिए रोटरी फाइल के कहते हैं। और इस फाइल का जो उपयोग होता है वो आपके क्या है, डाई सिंकिंग वगैरह के अंदर करते हैं ज़्यादातर। और ये जो फाइल है वो सीमेंटेड कार्बाइड या आपके क्या है हाई स्पीड स्टील की बनती है। ग्राइंडर व्हील या आपके ड्रिल मशीन जो होता है ना, उसके स्पेंडल में लगा के इसकी मतलब इसके द्वारा फाइलिंग की जाती है। ये मशीन फाइल है एक तरह की। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखो, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाई जाती है? फाइल के फेस पर चौक लगाने का रीजन क्या होता है? अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। दबाव थोड़ी कम करता है फाइल का चौक लगाने का रीजन क्या होता है? चिप हटाने की दर को बढ़ाना, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करना। यानी जो फाइल के अंदर क्या होता है कि हम क्या सॉफ्ट धातु के ऊपर फाइल का यूज करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वो फाइल के अंदर फंस जाते हैं, तो उनको पिनिंग बोलते हैं। और पिनिंग को कम करने के लिए चौक का पाउडर यूज किया जाता है, बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए किया जाता है भाई। तो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मुलायम धातु को काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, कंड्यूट एवं अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। जो फाइन पिच की यूज है वो पतली पाइप को काटने में किया जाता है। हार्ड धातु पर भी करते हैं और पतली पाइप को या ट्यूब को, कंड्यूट पाइप जो होता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो आपके छत के अंदर जो पाइप होते हैं ना पतले पतले, उनको बोलते हैं कंड्यूट पाइप। तो ये इनको क्या है, कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड जो यूज होते हैं वो फाइन वाली यूज करते हैं, फाइन पिच वाली। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो आ जाता है वो आपने देख ही लिया होगा कि जो टेप का साइज होता है वो निकाल के हम देखते हैं टेप का साइज कैसे निकाला जाता है। तो वो भी आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है कि जो टेप का साइज होता है वो टेप साइज माइनस आपके क्या करना है 2 इंटू डेप्थ, या आप 0.61 इंटू पिच कर दो। ठीक है, इस माध्यम से फॉर्मूला से आपका क्या है राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट जो आंसर है वो तो है आपका 8.8।
8.75 जो राइट आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें जो अपने को राइट आंसर करने, इसमें जो निम्न ने मान रखा है राइट आंसर, वो तो मान रखा है आपका 8.8, लेकिन जो अपने रेलवे के अकॉर्डिंग करना है, रेलवे में डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, टेप साइज माइनस आपका पिच कर देते हैं, वही आपका राइट आंसर माना जाता है। तो रेलवे में इसके अकॉर्डिंग करना है और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है भाई, ठीक है। रेलवे में डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट रूप से आपको क्या करना है, ये आपका जो टेप साइज है ना, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, एक ड्रिल में फ्लूट के बीच का भाग कहलाता है। जो ड्रिल होती है ना, तो ड्रिल के अंदर दो फ्लूट होते हैं, एक फ्लूट इधर होता है, एक फ्लूट इधर होता है, ड्रिल ऐसे होती है। तो ये जो बीच का भाग बच जाता है, इस बीच के वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वेब बोलते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे पूछ ले, दो फ्लूट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये वाली दूरी। तो दो फ्लूट के बीच वाली ये दूरी क्या कहलाती है, लैंड कहलाती है, ठीक है ना, ये वाली लैंड कहलाती है। और जो आपके क्या है, ये बीच में जो भाग बचाता है, इसको बोलते हैं वेब। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग पूछा है, तो रीडिंग बता दो भाई जल्दी से क्या है। इसमें आपको देखो थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि भाई एक तो न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है। तो इसमें अधिक कोण मापने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का चिन्ह होता है वो इधर की साइड में होता है, और इधर की साइड में हो तो इधर भी हम क्या करते हैं, ये दो स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल ये होती है, एक वर्नियर स्केल ये होती है। तो दोनों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का चिन्ह देखते हैं। तो जैसे एरो का चिन्ह इधर दिखा रखा है, तो ये वाली वर्नियर स्केल यूज करेंगे, और ये वाला दिखा रखा है तो ये वाली। अब ये वाला जो अब एरो का यूज कर रहे हैं ना, तब हम क्या करते हैं, 180 में से घटाते नहीं है, माइनस नहीं करते, सीधा जो रीडिंग आती है वही आ जाती है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 180 में से घटा के और फिर आपकी सही रीडिंग आएगी। तो देखो इसमें आपके राइट आंसर क्या आ जाता है, एक बार झूम कर लेता हूँ मैं। इसमें झूम करते हैं तो देखो इसमें आपके रीडिंग दिखा रखा है। सबसे पहले देखो जीरो है, वो जीरो कितने भाग को पार कर चुका है, तो जीरो देखो यहाँ पर जीरो है और ये जीरो है, तो ये जीरो देखो 10, 20, 21, 22 भाग को पार कर चुका है। तो जीरो हम लिख लेते हैं, 22 डिग्री को सीधा सीधा माप लिया जीरो के द्वारा। अब मिनट में कितना माप रहा है, तो जीरो से ये यहाँ तक के आपका 30 वाली लाइन है, तो 30 मिनट को ये माप रहा है। तो 22 डिग्री 30 मिनट को ये क्या कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। अब 22 डिग्री 30 मिनट इसमें रीडिंग नहीं आएगी, इसमें आपके क्या आएगी, 22 डिग्री 30 मिनट में से 180 में से इनको घटाना पड़ेगा। तो 180 डिग्री में से हमने घटाया 22 डिग्री आपके 30 मिनट। तो सबसे पहले आप घटा लो केवल 22 डिग्री। तो 22 डिग्री आपने घटाया तो कितना आया, आपके 158 आ गया। 158 आ गया, तो 158 आ गया तो ये 22 घटाती है, लेकिन 30 और बच गया। 30 और बच गया तो मतलब क्या है कि एक मिनट में 60 मिनट होते, सॉरी, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो हमने 30 मिनट इसमें से घटाना है, तो हम क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें से 30 मिनट घटाने के लिए कितना आ जाएगा, 157, और आपके पॉइंट, यानी पॉइंट नहीं आएगा, 30 मिनट आएगा, 157, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग है जो मापने की सतह के बीच एक समान दबाव आपके क्या करता है। समान दबाव के लिए हमेशा आपके क्या है, रेचोटेस्टोप का यूज किया जाता है, कि सभी जने आपके क्या है, माप को समान माप से माप सके, इसीलिए समान दबाव के लिए किसका यूज करते हैं, रेचोटेस्टोप का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है। तो वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट है, मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है। यानी आपके जो मुख्य स्लाइड जो होता है वर्नियर हाइट के ऊपर, जो बीम के ऊपर चलता है ना, वर्नियर हाइट गेज के ऊपर, बीम के ऊपर जो चलता है जिसपे वर्नियर स्केल होती है, उसको बोलते हैं आपके मुख्य स्लाइड। और मुख्य स्लाइड के ऊपर एक इंटरगल पार्ट कौन सा होता है, तो एक इंटरगल जो पार्ट होता है वो होता है आपका कौन सा, जा कलेम, सॉरी जा, केवल जा वाला भाग होता है, जो आपके किसका भाग होता है, जो आपके मुख्य स्लाइड का भाग होता है। मुख्य स्लाइड का भाग देखो, बेस होता नहीं मुख्य स्लाइड का, वर्नियर स्केल आता तो वर्नियर स्केल हो जाता, बीम होता नहीं है, जा क्लैंप नहीं होते, इसमें आपका राइट आंसर यानी जा होते हैं। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत है आपका स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है, या नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। अगले क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। तो ज़्यादा रेंज की गहराई है और डेप्थ माइक्रोमीटर के यूज़ कर रहे हो, तो इसमें भाई एक टेंशन रोड ज़्यादा लगा लो। तो एक टेंशन रोड इसमें ऑप्शन में है क्या, देखो
लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्लीव नहीं लगती इसमें, तो लंबी स्पेंडल के द्वारा, समायोजित बेस के द्वारा, या एक्सटेंशन रोड के एक सेट के द्वारा। तो भाई इसके अंदर क्या है कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर आता है उसमें केप को खोल के और क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन रोड लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अधिक गहराई वाले ब्लाइंड होल को माप सकते हैं। अब इसमें वापस एक क्वेश्चन आया है जिसमें रीडिंग बताना है, इंच वाला माइक्रोमीटर है। देखो रीडिंग आप बताओ इसकी, भाई क्या रीडिंग आएगी, जल्दी से बताओ। तो देखो इसमें सबसे पहले जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से होता है, 0.0 से यहाँ पर 1 इंच आता है। तो ये स्लीव के ऊपर 1 इंच की दूरी के अंदर निशान होता है। तो 0 हो गया, 0 से कितना माप रहा है, देखो 0.7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 आ गया। अब इसमें देखो कितने भाग दिखा रहे हैं, 1 2 3 भाग दिख रहे हैं। अब देखो इसमें 4 से 5 के बीच में 0.1 होता है। तो 0.1 को इसमें कितने भागों में बांट रखा है, तो 4 भागों में बांट रखा है। इसका मतलब इसमें जो एक भाग जो होता है, इसके एक भाग का मान कितना होता है, 0.025 होता है। तो इसमें अपने को लाइन कितनी दिख रही है, 1 2 3 लाइन दिख रही है। तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 का आपको लेना है 0.075 लेना है, ठीक है ना। 3 का 75 हो जाता है। अब आपको सीधा सीधा देखो, ये 3 भाग तो ये ले लिए और 7 ये ले लिए। अब थिम्बल की डिवीजन कितना है, तो 10 11 और 12, 12वीं लाइन मिल रही है। तो एक भाग का थिम्बल डिवीजन के मान कितना होता है, तो एक लिस्ट काउंट के बराबर होता है, 0.01 इंच, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। अब देखो, अब सीधा सीधा इनको जोड़ो। तो इनको जोड़ा हमने तो क्या आया, देखो इनको जोड़ा तो हमारे देखो सबसे पहले तो 0.7 ले लिया, ओके सर। इसके बाद में पॉइंट कितना आया था, 75, 0.75, तो 0.75 ले लिया सर। इसके बाद में कितना आया, तो 12, तो 0.12 आ गया सर। अब इसको जोड़ दो। तो अब इसको जोड़ा तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 तो 7, ठीक है, 8 और वापस 7, यानी आपके जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0.787। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.787 हो जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आ गया भाई। एक बार जल्दी से आप मेरे को बता दो कमेंट करके कि हाँ सर, जो निमी है ऐसे ही सीरीज चलाते रहो और हमारे समझ में आ रहा है, रीडिंग वगैरह सब समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मापन के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। इंक्लाइंड सतह कौन सी होती है, भाई जब मापते हैं ना, वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके द्वारा जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी सतह को मापते हैं। तो अब जब मापते हैं तो क्या होता है कि वर्नियर, जैसे ये जॉब है, अब इस जॉब के अंदर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो किस सतह को मापेगा, तो वो मापेगा केवल इस सतह को, इस वाली सतह को ही तो मापेगा, क्योंकि ये जो सतह है वही तो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड सतह को ये मापता है, झुकी हुई सतह को, तो इसको मापता है और इसको मापता है। तो इसके टच में कौन सा भाग आता है इसका, तो इसका भाग आता है आपका सॉरी ब्लेड। तो कौन सा भाग आता है, ब्लेड। और अगर आपको पूछ ले कि जो बेवल प्रोटेक्टर है वो आपके इसमें आधार कौन सा भाग प्रदान करता है, तो आधार करता है स्टोक, ठीक है ना। आधार स्टोक करता है, लेकिन मापने वाला भाग जो कौन सा होता है, बेवल प्रोटेक्टर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसमें ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है, तो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए पुली, फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप पुली या फास्ट एंड लूज पुली, तो किसका यूज करते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है, तो आपके क्या है, विभिन्न गति की बात करते हैं तो इसमें एक आती है आपके स्टेप पुली। स्टेप पुली जो आती है ड्रिल मशीन में होती है, जो स्टेप के अंदर रहती है, तो 3 या 4 गति हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। पेडेस्टल ग्राइंडर की पूछा है, तो पेडेस्टल ग्राइंड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखते हैं भाई पेडेस्टल ग्राइंडर कहाँ गया। तो पेडेस्टल ग्राइंडर है ये। अब देखो इसमें ग्राइंडर का नाम बताना है आपको। तो पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है ना, उसके अंदर आपके ये वाला जो भाग है, ये यहाँ पर हम टूल को रखते हैं। तो भाई टूल को रखते हैं तो इसको मतलब टूल को रेस्ट देता है, टूल को रेस्ट प्रदान करने के लिए ये एक टूल रेस्ट बना होता है। और टूल रेस्ट और ग्राइंडर जो व्हील होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 2 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद में एक फाइल का नाम पूछा है, तो फाइल का नाम क्या है इसमें, तो फाइल का नाम आपके क्या है इसमें, जो फाइल है वो आपकी क्या है, राफ्स कट फाइल है। कौन सी फाइल है, राफ्स कट फाइल है। और राफ्स कट फाइल का जो अर्ध गोलाकार सेक्शन होता है, यानी क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अर्ध गोलाकार। इसके ऊपर जो दांते होते हैं वो त्रिकोण आकृति के होते हैं, त्रिभुजाकार। और इसका यूज है वो लकड़ी, प्लास्टिक या चमड़े वगैरह की फाइलिंग करने के लिए होता है भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। तो आपके क्या है कि वाइस के हैंडल को अगर ज़्यादा आपके टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, स्पेंडल की सतही, कठोर जबड़े की सतही, फिक्स जबड़े की सतही या मूवेबल जाक डैमेज हो जाएगा। तो भाई वाइस जाक, अगर वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट करेंगे ना, तो इसमें जो स्पेंडल होगा वो टूट जाएगा, स्पेंडल डैमेज हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात देखते हैं, तो 141 नंबर में क्या है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट, यानी कौन से कैलिपर में ज़्यादा आपके क्या है फाइन डिग्री में दोनों टांगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आप सबको पता है, स्प्रिंग वाला ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। तो स्प्रिंग वाले के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग रहती है, इस वजह से ये क्या है कि ज़्यादा आपके क्या कर सकता है, फाइन डिग्री के अंदर एडजस्ट करता है टांगों को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। अब देखो कोई भी बड़ा जॉब होता है, जहां पर भी आपको ऐसे पूछ रहे ना कि बड़े क्रॉस सेक्शन वाले जॉब होते हैं, उसमें एक क्या होता है, एक डिस्क टाइप, एक आपका क्या है ऐसे सर्कुलर टाइप एक ब्लेड आती है, इसके माध्यम से हम काटते हैं, और सर्कुलर टाइप सा का ही उपयोग हम क्या करते हैं, बड़े क्रॉस सेक्शन वाले जॉब को काटते हैं। इसमें डिस्क होती है, बाकी के अंदर ब्लेड होती है, इसमें डिस्क लगी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पत्थर वगैरह काटते समय देखा होगा आपने, वही होता है आपका सर्कुलर सा। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है भाई, क्यों बनाते हैं भाई मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से, तो क्या कारण होता है ये देखना इसमें। तो मार्किंग टेबल को देखो स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, तो भाई ये कास्ट आयरन जो होता है वो सेल्फ लुब्रिकेशन होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अधिक कठोर बनाए रखता है, तो कठोरता बनाए रखने, कठोरता का तो उसमें कोई काम नहीं होता, सटीकता ज़्यादा बनाए रखने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसमें आपका जो कास्ट आयरन में मार्किंग टेबल बनाने का जो पर्पज होता है, वो होता है आपका स्वयं, मतलब सेल्फ लुब्रिकेशन वाला सिस्टम होता है इसके अंदर। ए ऑप्शन ही इसने, निम्न ने भी ए ऑप्शन राइट मान रखा है, तो अपने को भी ए ही ऑप्शन मानना है राइट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम वापस अगर गलत भी हो जाए तो अपन क्वेश्चन सही करवा सकते हैं। तो कास्ट आयरन क्या है, सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका डायग्राम में दिखा रखा है, एक गेज दिखा रखा है, बेवल गेज है इसका नाम। देखो इसका तो नाम है बेवल गेज, ये तो एक आ जाता है बेवल गेज। बेवल गेज में तो क्या होता है, एक तो स्टॉक होता है और एक ब्लेड होती है। जबकि अगर यूनिवर्सल बेवल गेज की बात करते हैं तो इसमें दो ब्लेड होती है और एक स्टॉक होता है, ध्यान रखना। तो यूनिवर्सल हो जाता है, अगर दो ब्लेड होती ना तो यूनिवर्सल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन इसमें आपका राइट आंसर कौन है, ए ऑप्शन राइट होगा। बेवल गेज कौन मापता है, अप्रत्यक्ष रूप से। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है। भाई डाई और मोल्ड बनाते समय रोटरी फाइल का यूज करते हैं, टिंकर का यूज करते हैं। और दो ऑप्शन कौन से दिखा रखे हैं, तो दो ऑप्शन में आपके क्या है, बेरेट फाइल या राफ्सकट फाइल का। तो जो आपके क्या है फाइल जो है ना, रोटरी फाइल का यूज है वो हम क्या करते हैं, आपके डाई और मोल्ड बनाते समय करते हैं भाई। छोटी फाइल होती है और मशीन के द्वारा चलती है, टंगस्टन कार्बाइड की बनाई जाती है इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 46 नंबर में देखो, फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई फाइल में क्या है कि दांतों के अंदर आपके क्या है बुरादा वगैरह चिप्स वगैरह फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं पिनिंग या क्लोगिंग ऑफ फाइल। तो अब इसमें हम हटाते कैसे हैं दांतों को, चिप्स को हटाने की जो विधि है वो क्या है, तो वायर ब्रूश के माध्यम से हम क्या करते हैं, हटाते हैं भाई, वायर ब्रूश के माध्यम से चिप्स को हटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपके क्या है, छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो छोटे कार्य, देखो छोटे कार्य बोला भाई, छोटे कार्य, तो छोटे कार्यों के लिए फाइल और ड्रिलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो पिन वाइस का पूछा है, ठीक है ना। छोटे छोटे कार्यों के लिए कौन सी वाइस का यूज करेंगे, तो पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर वाइस। बताओ किस क्या आएगा इसमें आंसर। इसमें देखो ज़्यादातर आपके क्या है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड वाइस का यूज किया जाता है, और किसी वाइस का यूज नहीं करते हैं। या इससे भी छोटे कार्य होते हैं तो वहाँ पर पिन वाइस होते हैं। लेकिन अब देखो आप सभी के सभी इसमें गलत करने वाले हो। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो पिन वाइस भी है, हैंड वाइस भी है, पाइप वाइस भी है, टूल मेकर वाइस भी है, तो आप किसका यूज करोगे। देखो पाइप वाइस का तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर करोगे नहीं, क्योंकि गोल जॉब देता तो पाइप का यूज करते।
अब आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखो, फाइलिंग और ड्रिलिंग करना है। अब भाई ड्रिल मशीन के ऊपर आप क्या है कि किसी जॉब को पकड़ोगे तो जाहिर सी बात है पिन वाइस और हैंड वाइस से तो नहीं पकड़ोगे, इसीलिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो टूल मेकर वाइस होगा भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, टूल मेकर वाइस। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन गलती करवाते हैं यहाँ पर। ड्रिलिंग और फाइलिंग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ड्रिल करते समय छोटा जॉब हो चाहे, लेकिन ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल भाई ऐसे तो क्या है, हाथ से तो होगी नहीं, तो इसीलिए आपके क्या है टूल मेकर वाइस का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, किस हेक्सा का ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने में किया जाता है। कोई हेक्सा ब्लेड आपको क्या करना है, ऐसे घुमावदार सतह को काटना है, तो वहां पर कौन सी हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे। तो डायमंड ब्लेड का यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल का करेंगे, ऑल हार्ड का करेंगे, या हाई स्पीड स्टील वाली। तो जो भाई लचीला ब्लेड आता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड आता है, उसमें केवल दांते हार्ड होते हैं, बाकी पूरा भाग क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसीलिए घुमावदार सतहों को काटने के लिए लचीला वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। तो फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, पंचिंग छेनी, या आपके डायमंड पॉइंट छेनी। तो किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए, मैंने बताया था 3 के याद रखना, की, केप और क्रॉस। तो आपके आंसर हो जाएगा बी आंसर राइट। अगले क्वेश्चन में हथौड़े के चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो हथौड़े के चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो आप जल्दी से बता सकते हो भाई, हथौड़े के चिन्हित भाग का नाम है क्या। तो कौन सा भाग है इसमें, तो ये पिन वाला भाग आपको बता रहा है। ये पिन होती है वो अलग अलग होती है कार्य के अकॉर्डिंग। तो ये पिन हो जाए, ये आपका फेस हो गया, ये चिक हो गया, ये आई होल हो गया, ये वेज हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पिन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए ये आपके टोटली हो गए 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उससे अगली में 50 और करेंगे। ऐसे 50-50 करके आपके क्या है पूरी की पूरी निम्मी हम पढ़ना है। और हमेशा ध्यान रखना है, निम्मी से क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से ही क्वेश्चन उठाता है। और ये पीडीएफ अब क्या है निम्मी की साइड के ऊपर नहीं है, तो इसीलिए ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे तरीके से एक बार नज़र से ज़रूर निकाल लेना एग्जाम देने से पहले, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।